जोहार, नमस्कार। आप सीधे देख रहे हैं घाटशिला उपचुनाव घाटशिला से। मेरे साथ हैं झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार रामदास मुर्मू जी। जोहार। यही जो शख्स को आप देख रहे हैं, यही है रामदास मुर्मू जी। रामदास मुर्मू कौन है, ये आप लोग को जानना जरूरी है। रामदास मुर्मू एक बहुत ही निर्धन परिवार से, इनका आज हम दौरा कर रहे थे, इनका जो पंचायत पड़ता है उस पंचायत में हमारा दौरा था। सौभाग्य ये हुआ कि इनका घर हमें जाना हुआ। इनके घर में माता जी मिली, माता जी से भी बहुत सारी बातें हुई। तो एक बहुत ही निर्धन परिवार से, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मतलब कहिएगा तो जयराम कुमार महतो जी जो डुमरी विधायक हैं और हमारे जेलकेम पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समझिए कि कोयले में से हीरा ढूंढ के निकाले। एक ऐसे प्रत्याशी, ज़्यादातर इनके घर के आसपास में इनके इतना क्वालिफाइड कोई बंदा नहीं है, कोई लड़का नहीं है। समझिए ये एमएससी प्लस बीएड किए हुए, सबसे लगभग में अगर देखा जाए तो एक प्रत्याशी शायद छोड़ के सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड अगर कोई प्रत्याशी हमारा है तो जेलकेम पार्टी से। बहुत ही शिक्षित हैं और साथ ही साथ इधर के आसपास के क्षेत्रों में अपने कोचिंग के माध्यम से सैकड़ों छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। एक टीचर भी हैं, शिक्षित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, खुद टीचर हैं। तो एक ऐसा प्रत्याशी हैं जेलकेम से जो सभी पर भारी पड़ने वाले। तो घाटशिला विधानसभा से जितने भी साथी इनको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, इस बार के चुनाव में पूरी तरह से कमर कस लीजिए कि 5 नंबर के चिट्ठा पर ही बटन दबाना है। अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले बात करने से पहले अदम गोंडवी जी का एक लाइन बहुत सुंदर कदम गोंडवी जी ने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, पर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो उलझ कर रह गई है सरकारों की फाइलों की जाल में, गौर से सुनिएगा इस लाइन को, जो उलझ कर रह गई है सरकारों की फाइलों की जाल में, वो रोशनी गांव तक आएगी कितने साल में, वो रोशनी गांव तक आएगी कितने साल में। मतलब इसका भावार्थ, इसका अर्थ समझिएगा। वो कहना चाह रहे हैं कि सरकार का जो काम है वो हमेशा कहती है कि पूरा जो राज्य है वो गुलाबी गुलाबी है, यहाँ ना किसी तरह का दुख है, ना किसी तरह का संकट है, किसी भी तरह का कोई परेशानी आम जनता को नहीं है। यहाँ मौसम गुलाबी है, यहाँ सभी लोग खुशहाल हैं, खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ग्राउंड की सच्चाई ये नहीं है। मैं ग्राउंड की सच्चाई आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद दूसरे लाइन में वो कहते हैं कि जो उलझ कर रह गई सरकारों के फाइल में, वो गांव तक रोशनी आएगी कितने साल में। उनका तात्पर्य यह है कि सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की जो सरकार है, उन्होंने 2019 में ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो बनते ही सबसे पहले हम खतियान आधारित स्थानीय नीति लाएंगे। क्या वो स्थानीय नीति बनी? आपसे सवाल है, आप उत्तर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्थानीय नीति बनी। ये उनका मैनिफेस्टो में था या नहीं था। और ये एक कार्यकाल की बात नहीं है, दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, उसका 1 साल बीत चुका है, स्थानीय नीति नहीं बनी। दूसरा उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नियोजन नीति लाएंगे। क्या नियोजन नीति बनी? नहीं बनी। दुर्भाग्य तो ये देखिए कि जो रघुवर दास यानी बीजेपी की सरकार ने जो 1985 का कटअप लाया था उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी पूरी तरह से अभी ना तो इनका कोई नियोजन नीति आया, और जो नियोजन नीति था, सॉरी, जो स्थानीय नीति था उसको भी खत्म कर दिया गया। और अभी नियोजन नीति क्या लाया गया है? 60-40 की पॉलिसी पर। क्या अन्य राज्यों में इसी तरह का नियोजन नीति है? नहीं है। तो फिर हमारे लिए नियोजन नीति क्यों नहीं बना? अगर हम मानते हैं कि आपके कार्यकाल का 1 साल होता, 2 साल होता, नहीं, 6-6 साल गुजर रहे हैं। 6 साल उस स्टूडेंट को पूछिए, उस स्टूडेंट का दर्द को पूछिए कि 6 साल कैसे कटते हैं। पथराई आंखों से उसके परिवारजन, उसके माता पिता इंतजार करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा को नौकरी लगेगा।
और वो नौकरी नहीं मिल पाती। तीसरा उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। अगर झूठ बोलता हूं तो आप हेमंत सोरेन जी के सारे ट्विटर, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके देख लीजिए, उनके मैनिफेस्टो को इंटरनेट में आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएंगे। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। क्या 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई? नहीं। उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक 6 महीने में एक जेपीएससी का एग्जाम लेंगे। इस 6 सालों के दरमियान में आप निकाल के देख लीजिए कि कितना जेपीएससी का एग्जाम हुआ है। और जो चुनाव हुआ, जो एग्जाम हुए हैं वो गड्ढे में हुए हैं। गड्ढे मतलब समझते हैं? मतलब मंडी में जैसे थोक के भाव में टमाटर जब सस्ता हो जाता है, उस तरह से गड्ढे में जैसे बेचा जाता है। भिंडी जब सस्ता हो जाता है तो गड्ढे में चुना लिया। कितना लिया गया? तो अगर उसका आकलन 1 साल का निकाल के देख लें तो 50 सीट में वैकेंसी लेते हैं, 50 सीट उसका निकल के आता है। क्या इतना ही सीट खाली है? नहीं। मैं सरकारी आंकड़े बताता हूं, कार्मिक विभाग की डाटा है। कार्मिक विभाग ने खुद बताया है कि राज्य में कर्मचारियों का बहुत अभाव है, ऑफिसर्स का अभाव है, पद बहुत सारे रिक्त भरे पड़े हैं, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं ले रही। जो युवा पीढ़ी है हाहाकार मचाई हुई है, लेकिन एग्जाम्स नहीं हो रहे। कार्मिक विभाग की डाटा कहती है कि सरकारी नौकरियां 5.5 लाख हैं। 5.5 लाख में 3.5 लाख पोस्ट केवल और केवल स्थानीय नीति नहीं रहने के कारण, नियोजन नीति नहीं रहने के कारण युवा पीढ़ी दर दर की ठोकरें खा रही है, वैकेंसी हो नहीं रही है। और जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जा रहे हैं। तो सोचने वाले विषय है कि आपको चुनाव किसको करना है, वोट किसको करना है। ये तो चुनिंदा बातें हो गई। अब 3.5 लाख पोस्ट खाली होते हुए भी हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर अगला इनका वादा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्राइवेट कंपनियों में 75% यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। क्या 75% यहाँ के प्राइवेट कंपनियों युवाओं को नौकरी लग गई? आपका उत्तर होगा नहीं। मेरा उत्तर तो नहीं है, लेकिन आपका उत्तर भी नहीं होगा। क्यों? उसके बाद बेरोजगारी भत्ता का वादा किए थे कि जो ग्रेजुएशन पास रहेगा, जो पीजी पास रहेगा, उसको 5,000 7,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिली? एक बार भी मिली? नहीं मिली। फिर क्यों हम उसको चुन रहे हैं? केवल और केवल हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं। और जब भी चुनाव आता है हम वोट उसको करते हैं, जब उसको, उस नेता को, उस मंत्री को, उस विधायक को, उस सरकार को हारने का डर नहीं रहेगा तो आपके लिए काम कैसे करेगी? कहा भी जाता है कि भय बिन प्रीत कहां। जब तक भय नहीं होता है तब तक प्रेम नहीं होता है, प्रीत नहीं होता है। इसलिए सरकार को भय दिखाना जरूरी है। सरकार काम तभी करती है जब उसे हारने का डर होता है, इसलिए हराना जरूरी है। और लोग, आप कहेंगे कि ये तो एक पार्टी का बात कर रहे हैं। हाँ, हम एक पार्टी का बात करेंगे, क्योंकि सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार है, और कहा जाता है कि सवाल सीधे सत्ता से की जाती है, तो हम सवाल सत्ता से करेंगे। इसलिए इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें इस जेएमएम की सरकार, इस गठबंधन की सरकार को आंख में आंख डालकर आप बताइए, अपना मत देकर ये बताइए कि आप जो 6 सालों से लूट खसोट का जो राज चला रहे हैं, जिन वादों को आपने वादा किया था पूरा करने का, उन वादों को लेकर केवल और केवल गुमराह किए हैं, उसका हम वोट से आपको चोट करेंगे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू जी, जो एक शिक्षित युवा हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं और सबसे तेज तरार युवा हैं। अगर ये हमारी बात, अगर ये सदन में जाते हैं तो घाटशिला वासियों के लिए सौभाग्य होगा। क्योंकि आज जयराम महतो जी डुमरी विधानसभा से चुनकर गए हैं, तो देखे होंगे कि किस तरह से विधानसभा में जाकर प्रश्नों को उठाते हैं, किस तरह से जनता के मुद्दों को, राज्य स्तरीय मुद्दा हो या क्षेत्र की मुद्दा हो, किस तरह से वो जाके प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर रामदास सोरेन जी, रामदास मुर्मू भी अगर जीत के जाते हैं तो उसी तरह का दहाड़ेंगे सदन में। और
हमें पूरा 1 मिनट मिलता है बोलने के लिए हमारे विधायक को। 1 मिनट में 25 सालों के झारखंड में जो क्वेश्चन अराइज नहीं हो पाया था, जो विधानसभा में उठ नहीं पाया था, उसने डुमरी विधायक जी ने पूरा क्वेश्चन को उठाने का काम किया। अगर हमारा प्रत्याशी ये जीत के जाते हैं और 1 मिनट और मिलता है हमें, तो हमारे पास 2 मिनट हो जाएगा। यानी एक सत्र में अगर हम 22 मिनट, 30 दिनों का सत्र चला बजट का, 30 दिनों का रहा, जिसमें से 22 दिन ही सत्र चले, यानी 22 मिनट मिले। उन 22 मिनट में डुमरी विधायक जी ने ऐसा कोई नहीं प्रश्न था जिसको उन्होंने छोड़ा। सभी राज्य स्तरीय मुद्दा, चाहे स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, विस्थापन की बात हो, खनन की बात हो, चाहे 75% नौकरी देने की बात हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, सभी मुद्दों को वहां पर सदन पर जाके उठाए। और अगर हमारे रामदास मुर्मू जी को अगर मौका मिलता है तो ये भी वही काम करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा, हमारी पार्टी की हमेशा से घोषणा रही है कि हमारे पास से कोई भी विधायक बनेगा वो अपना सैलरी का 75% दान करेगा। डुमरी विधायक जी ने दिखा दिया इसका एग्जाम्पल होके। कई छात्रों को हम लोगों ने लैपटॉप दिए, कई छात्रों को हम लोगों ने टैबलेट दिए, वही 75% के सैलरी से। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपियाड के छात्रों को हम लोगों ने उनको डोनेट किया उस राशि को। उसके बाद सूर्य हंसदा जी का डेथ हुआ, उनका जो स्कूल चल रहा था निःशुल्क सेवा में, उनको हम लोगों ने वही सैलरी से 75% डोनेट करके राशन देने का काम किया। वहां भी हमारे सैकड़ों छात्र शिक्षित हो रहे हैं। बस रामदास मुर्मू जी भी वही काम करेंगे अगर घाटशिला विधानसभा से जीत कर जाते हैं तो। क्या काम करेंगे? ये भी टीचर हैं, ये बखूबी जानते हैं, खुद स्टूडेंट रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट हैं, इनको पता है कि किस तरह का संघर्ष स्टूडेंट लाइफ में होता है। तो ये भी निःशुल्क जो है अपना 75% डोनेट करेंगे। और जो लाइब्रेरी की हम लोग का घोषणा है कि लाइब्रेरी होगा, हम लोग को निःशुल्क कोचिंग क्लासेस होगा, वो सब शुरू करने का काम और बिल्कुल देते भी हैं अभी भी। तो इसलिए रामदास मुर्मू सबसे बेस्ट अभी जो प्रत्याशी जितना है, 13 प्रत्याशी में टोटल 16 प्रत्याशी ने नामांकन किया, 3 ने वापस लिया। उसके बाद आज फिर एक व्यक्ति ये कर गए, तो बचे 13 प्रत्याशियों में सबसे बेहतर प्रत्याशी रामदास मुर्मू हैं, जो झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी यानी जेलकेम का प्रत्याशी हैं। तो इनका क्रमांक संख्या 5 और चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। और बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। अभी तो इनके वादे 56 वादा झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार बनी है, जो हेमंत सोरेन की सरकार, जो गठबंधन की सरकार बनी है, उन्होंने 56 वादे किए थे, पूरी हमें याद है और हर वादा हमें याद है। लेकिन चूंकि ये रात्रि का समय है और लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2-3 वादे हम बता देते हैं। एक वादा उनका ये भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 25 करोड़ तक का जो टेंडर होगा वो यहाँ के झारखंडी स्थानीयों को दिया जाएगा। आप एक बात बता दीजिए, एक उदाहरण आप हमको पूरा 6 साल का कार्यकाल में दिखा दीजिए जो एक झारखंडी को ये 25 करोड़ तक का टेंडर मिला होगा। इसकी देखिए किस तरह का सिस्टम को सेट किया गया यहाँ के लोगों को मारने के लिए। अभी क्या कर दिया जाए, 2-4 टेंडर को एक साथ अटैच कर दिया जाए, उस टेंडर को 40, 45, 50 करोड़ का टेंडर बना दिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारे झारखंड के लोगों के पास उतना पूंजी नहीं, उतना पैसा नहीं, वो लगा नहीं पाते, सारा टेंडर बाहर के लोग लेके चले जाते हैं। खुद हम लोग डुमरी विधानसभा में ऐसे ऐसे चीजें देख रहे हैं कि बाहर के लोग लेके चले जाते। क्यों? ऐसा पॉलिसी बनाइए ना जो हमारे स्थानीयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अभी औद्योगिक नगर इस जमशेदपुर को कहा जाता है, पूर्वी सिंहभूम का जिला है, जमशेदपुर एक टाउनशिप एरिया है, औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल सिटी है। बट यहाँ पर जितनी कंपनियां हैं, कंपनी लगाने वाले से लेकर काम करने वालों तक का बाहर के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमारे पास स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। स्पष्ट पॉलिसी नहीं रहने के कारण बाहर के लोग आ रहे हैं, सारी नौकरियां ले जा रहे हैं। क्या हम इतने भी गिर गए कि हम 12,000, 20,000, 25,000, 40,000 तक की नौकरियां नहीं कर सकते हैं अपने यहाँ? हमारे सोचने वाले के आंकड़ों के मुताबिक, ये आंकड़े प्रभात खबर की ये आंकड़े हैं, उन्होंने जब कोरोना के काल में उन्होंने खुद छापा था, आंकड़ों के आधार पर जो सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो बाहर से प्रवासी मजदूर लाए जा रहे थे, उस समय उन्होंने इन आंकड़ों को खुद रजिस्टर करवाया था। उन आंकड़ों में आया था कि हम 12 लाख से लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ लाए थे वापस।
उसमें सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी कि हम 12 लाख प्रवासी मजदूरों को यहां लाए, लेकिन वो प्रवासी मजदूर फिर गए कहां? फिर प्रवासी मजदूर जा कहां रहे? आज देखेंगे कि 2-3 प्रखंड की हम नाम लेंगे, सब पूरा झारखंड का नाम नहीं ले रहे, हम 2 ही 3 प्रखंड का नाम ले रहे हैं। विष्णुगढ़, बगोदर, डुमरी, सरिया, ये आसपास के क्षेत्र हैं, 5-6 प्रखंड हैं। यहां प्रखंड में आज हम जब बात कर रहे हैं तब भी एक प्रवासी मजदूर का लाश आ रहा है सऊदी अरब से। ऐसा ये प्रखंड ऐसे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब हम विदेशों से लाश नहीं आता हो, राज्य के देश के और अलग अलग हिस्से से प्रवासी मजदूरों का लाश नहीं आता हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इतना दुर्भाग्य है इस झारखंड की। हम ये नहीं कहते हैं कि हम जब हमारा कैंडिडेट जीत के जाएगा तो हम सभी को रोजगार दे देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। जो चीज सही है उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन हाँ, आपकी मुद्दे, आपकी बातें, पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इन बातों को हम सदन पे मजबूती के साथ रख सकते हैं और रखेंगे। और जब तक आपकी बातें सदन में नहीं गूंजेगी तब तक कोई माय का लाल नहीं है कि नियम और कानून बना दे। आज देखे होंगे डुमरी विधायक जी ने सदन में बातें विस्थापन को लेकर उठाई, जोरों शोरों से उठाई, मंत्री जी को जवाब देना पड़ा, मंत्री जी टाल मटोल करते रह गए। विधायक जी ने उनसे दोबारा प्रश्न किया कि हमें एक टाइमलाइन दीजिए कि आप कितना दिनों के अंदर आप बनाकर देंगे नियम, और उनको मजबूरी हुआ कैबिनेट से तुरंत उसको पास करना पड़ा। तो ये विधायक की ताकत है, एक विधायक ने उठाया प्रश्न को। उसी तरह से अगर रामदास मुर्मू जी अगर चुन कर जाते हैं तो आपके प्रश्नों को, आपके समस्याओं को वहां उठाने का काम करेंगे। इसलिए जितने भी घाटशिला के, खास करके साथी, घाटशिला के जितने भी साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बूढ़ा हैं, बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर है, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बहुत अच्छे हमारे प्रत्याशी को उतारा गया है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कोयला में से हीरा को ढूंढ कर निकाला है। अब हीरा को चमकाने के लिए आपको घिसना आपका काम है, मत देकर घिसने का काम आपका है। जितना आप घिसेंगे रामदास मुर्मू जी उतना चमकेंगे, और जब हीरा चमकेगा तो रोशनी आपको भी मिलेगा, उसका लाभ आपको भी मिलेगा। जब ये चमकेंगे तो घाटशिला विधानसभा चमकेगा। इसलिए अपने मत का प्रयोग इधर उधर ना करें, जहां तहां ना करें, अपने मत का प्रयोग सही जगह पे करें। एक बात और है, एक चुनावी संदेश ये भी है कि अगर हमारी प्रत्याशी आपको पसंद आती है तो वोट पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी में कोई खराबी नहीं। किसी भी तरह के जो प्रत्याशी में होना चाहिए वो प्रत्याशी में सारे गुण वो रामदास मुर्मू में है। तो आप इनको वोट देने का काम करिए, और अगर नहीं पसंद आता है तो कभी भी अपने मत का प्रयोग किसी भी प्रलोभन में, जैसे दारू, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, जैसे पैसा, ये सब में लेकर वोट कभी मत कीजिए, क्योंकि सभी पार्टियां वोटों का मोबिलाइज, यानी वोटों का ध्रुवीकरण इन्हीं सब चीजों को देकर करती है। धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा, यही सब देकर करती है, यही सब देकर करती है। तो जो भी देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, जितना भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे अपील रहेगी कि एक स्वच्छ तरीके से वोट कीजिए, एक निष्पक्ष तरीके से वोट कीजिए। अगर हमारे प्रत्याशी पसंद नहीं आती है, लेकिन नोटा में वोट दबाइए, लेकिन प्रलोभन पर फंसकर वोट मत कीजिए। ये एक युवा पीढ़ी का आवाज है, ये युवा पीढ़ी का दर्द है। आज एक गरीब घर का बेटा, आज इनका घर गए तो घर का दास्तां सुनाते हैं। इनका घर जो है एकदम छप्पर का घर बना हुआ है। माता जी थी, माता जी से मिले तो हमने माता जी से पूछा, हमारी भाषाएं उनको समझ में नहीं है, क्योंकि संथाली समझती हैं, हिंदी नहीं समझती हैं। तो हमारे मित्र थे जो संथाली जानते थे। हम जब हिंदी में बात किए तो हम पूछे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपको पता है? बोला नहीं पता। बंगाली में जब उनको ट्रांसलेट करके बताया गया तो बोला नहीं पता। हम उनको बोले कि आपका बेटा विधायक बनने जा रहा है, तो बोले ये क्या होता है? वो बोली, जब हम उनसे पूछे तो ट्रांसलेट करके बताया गया तो बोली कि ये क्या होता है?
मतलब इनके माता जी को नहीं पता है कि मेरा बेटा क्या करने जा रहे हैं। सोचिए, उस बैकग्राउंड से उठाकर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने इनको चुना है। केंद्रीय अध्यक्ष ने इतना विश्वास जताया है। हमारे पास जो प्रत्याशी हैं करोड़पति हैं, वो पैसों से वोटों को खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं वो रोडपति हैं। लेकिन एक रोडपति को हम लोग सड़क से उठाकर सदन में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये गरीब गुरबों का आवाज बन सके, हम युवा पीढ़ी का आवाज बन सके, हम बेसहारों का आवाज बन सके, हम घाटशिला वासियों का आवाज बन सके, हम झारखंड वासियों का आवाज बन सके। क्योंकि इनमें आज हम 3 दिन से इनके साथ कैंपेन कर रहे हैं। 3 दिन से मुझे पार्टी की तरफ से कैंपेन करने के लिए भेजा गया है, रणनीति बनाने के लिए भेजा गया है, लोगों को कन्विंस करने के लिए भेजा गया है। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, 3 दिन से दिन रात इनके यहाँ रुक रहा हूँ, 2-3 दिन से। ये बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। एक बार चुन कर देखिए, आपके लिए आवाज जरूर बनेगी, ये मेरी गारंटी है। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत ये भी कर रहे हैं। जो टास्क हमने इनको दिया वो टास्क को ये पूरा कर रहे हैं। जब अभी ये टास्क को पूरा कर रहे हैं तो जीतने के बाद भी वो काम करेंगे। और दूसरी बात है, जो बड़े बड़े पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, दोनों के दोनों यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, उनका रहना कहीं और होता है, और ये आपका प्रत्याशी है, स्थानीय, आपके घर का बेटा है। जब चाहे तब आप मिल सकते हैं, जब चाहे तब इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए ये भी बात को देखिएगा। और अगर आपको उन प्रत्याशियों, किन्हीं भी प्रत्याशियों से अगर मैच करवाना हो, डिबेट करवाना हो कभी भी, तो हमारा प्रत्याशी अगर उन सबसे भारी नहीं पड़ेगा, उन सब चीजों में, पैसा को छोड़कर, धन बल को छोड़कर, धन और बल को छोड़कर, अगर सभी चीजों में एक प्रत्याशी की जो क्वालिटी होना चाहिए उसमें अगर फिट नहीं बैठेंगे तो हम लोग वोट मांगने आपको नहीं जाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रत्याशी अगर फिट बैठता है तो इनको सपोर्ट कीजिए, इनको वोट करिए और सदन भेजने का काम कीजिए। हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, उनके वादों में हमने 5-6 ही वादों का बात किया है, अभी 50 वादे बाकी हैं, और सभी वादों को मैं गिनाऊंगा। अभी चुनाव है, डेली मैं उन वादों को गिनाऊंगा और उन वादों को याद दिलाऊंगा। आज किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, किसी भी विभाग की बात कर लीजिए, पूरा झारखंड में 22 विभाग हैं सरकार के पास, 22 विभागों की बात कर लीजिए, सभी विभाग में रिक्तियां भरी पड़ी हैं। लेकिन हमारे छात्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हमारे लोग पलायन होने को मजबूर हैं। हमारा राज्य को केवल और केवल एक बंधुआ मजदूर का अड्डा बना दिया गया है, एक सस्ता लेबर सप्लायर स्टेट बनाकर रख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे स्टेट में संसाधन नहीं है, हमारे स्टेट में रिसोर्सेस नहीं है, सब होने के बावजूद हमारा स्टेट आज सबसे पिछड़ा गिनती होता है। आखिर क्यों? ये सवाल हर झारखंडी से है, हर वो झारखंडी जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, उनसे कि सारा मिनरल्स, सारा रिसोर्स, सारा संसाधन होते हुए भी हमारा राज्य आज इतना पीछे क्यों है? सवाल आपसे है, सोचकर जरूर देखिएगा, सोचकर जरूर सुनिएगा कि हमारा राज्य इतना पीछे क्यों है, पिछड़ापन में गिनती क्यों होता है। मैं एक आंकड़ों की बात करता हूं, हम हमेशा आंकड़ों पे बात करते हैं, किसी तरह का हम लाग लपेट वाला बात नहीं करते। पूरा भारत में अगर सस्ते मजदूर के आप आंकड़ा उठाकर देख लेंगे तो सबसे सस्ता मजदूर बिहार में मिलता है, दूसरा नंबर का स्टेट आता है बंगाल, और तीसरा नंबर का स्टेट है झारखंड। सबसे सस्ता मजदूर अगर कहीं से सप्लाई होता है तो तीसरा नंबर का स्टेट झारखंड है, जहां से सबसे सस्ता मजदूर सप्लाई होता है। हमारे लोग यहां से जाकर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में 15,000 के महीने में काम करते हैं, और वहां उसका 5 से 7 हजार खर्च, 8-9 हजार रुपया बचा के घर भेजते हैं। इतना सस्ता। मैं अगर कोई अनर्गल बात कर रहा हूं तो आप किसी भी प्रवासी मजदूर को आप फोन लगाइए,
और उनसे पूछिए कि आप कितना बचा के घर भेजते हैं। क्या हमारे झारखंड में ऐसे कंपनियां नहीं है जहां 15-20 हजार की नौकरी दे सके? है, लेकिन एक पॉलिसी की जरूरत है, एक अच्छा गवर्नमेंट की जरूरत है, एक ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री, ऐसे सांसदों की जरूरत है जो हमारे लिए आवाज बन सके, जो हमारी आवाजों को उठा सके। और ऐसी सरकार की जरूरत है जो नीतियां बनाए और उसको कड़े से इंप्लीमेंट करे, कड़े से उसको लागू करे कि नहीं, नीति हम बनाए तो इसको लागू होना चाहिए। कुछ स्टेट जिसकी हमने बात की है, उन स्टेट के पास रिसोर्सेस नहीं है, तो चलिए उसका पलायन है तो हम समझ सकते हैं। लेकिन मेरे पास सारा रिसोर्सेस है, सारा कंपनियां है, फिर भी क्यों? हम बता देते हैं, झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न जैसी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी देखिए बेरोजगारी का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है। 2800 लिस्टेड कंपनियां, ये मेरी डाटा नहीं है, सरकार के गवर्नमेंट का डाटा, 2800 कंपनियां हैं प्राइवेट। 2800 कंपनियों में अगर 5000 की नौकरी की अगर बात करें, फिर भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, टाटा जैसी कंपनियां हैं, सेल जैसी कंपनियां हैं, आपका जादूगोड़ा जैसी कंपनियां, यही घाटशिला के अंतर्गत, घाटशिला के अंतर्गत इतनी सारी कंपनियां हैं, दो कंपनियां हैं, सोच के देखिए। फिर भी घाटशिला के 3 दिन से हम कैंपेन कर रहे हैं यहाँ पर। घाटशिला को जो दर्द हमने देखा, बाप रे बाप क्या दर्द है। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। मतलब यहाँ के लोग, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो फंडामेंटल राइट्स होता है, वो भी नहीं है लोगों के पास। पानी, बिजली, सड़क, रोटी, कपड़ा और मकान, ये भी नहीं है। ज्यादातर गांवों में हम घूमे, ज्यादातर गांवों में ये अबुआ आवास की ढिंढोरा पीटते हैं, पीएम आवास की ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन हम आज 7 पंचायतों को कई गांव भ्रमण किए, सभी गांव में एक का दुक्का हमको पक्का मकान दिखा, नहीं तो सब के सब कच्चा मकान है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप आइए और घाटशिला का भ्रमण करिए और देखिए क्या स्थिति है। एकदम यहां के लोगों को केवल और केवल बंधुआ मजदूरी बना के रख दिया गया है वोट बैंकिंग के लिए। इनको ना तो शिक्षित होने दिया गया है, ना तो जानकार बनने दिया गया है। नहीं, क्यों? क्योंकि जानते थे कि अगर शिक्षित होगा तो ये लोग सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो हम कभी उस पद पर नहीं बैठ सकते। आज एक गरीब घर का बेटा उठकर आया ना आपके पास, क्यों? ये ताजा एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है आपके सामने। आज रामदास मुर्मू आज कैसे उठकर आए, पता है आपको? क्योंकि रामदास मुर्मू एक इकलौता व्यक्ति इस एरिया का है जो शिक्षित हुए हैं, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और ना किसी तरह का संसाधन है, लेकिन क्या है, तो केवल शिक्षा के दम पर उठ कर आए हैं। आपके पास डुमरी विधायक जैसे लोगों का उदाहरण है, जो केवल कोई संसाधन नहीं, लेकिन केवल शिक्षा के दम पर उठ के आए हैं। तो ऐसे ऐसे कई युवा आ सकते हैं आगे अगर शिक्षित होंगे तब, लेकिन शिक्षित होने ही नहीं देना है। परसेंटेज कितना है? 1 लाख में एकाध को मिल जा रहा है, एकाध करोड़ में एकाध एग्जाम्पल मिल रहा है। क्या उसको हम विकास मानेंगे? नहीं, विकास तब मानेंगे जब 100 में 90 काबिल हो, 80 काबिल हो, तब हम उसको विकास मानेंगे। जरूरी नहीं है कि विकास का पैमाना यही है कि वो पढ़ लिख कर लीडर ही बने, आईएएस ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, ये विकास का पैमाना। विकास का पैमाना ये है कि आम आदमी को भी अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, उनको पलायन ना करना पड़े। हाँ, एक बात ये भी है कि 100% हम बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते, 100% पलायन को रोक नहीं सकते पलायन, लेकिन हाँ 60% तक रोका जा सकता है। अगर सरकारें पहल की तो रोका जा सकता है। बहुत सारे आइडियाज हैं जिससे रोका जा सकता है। अगर कोई बंदा, कोई मजदूर 15,000 18,000 जाके बाहर राज्य में कमा रहा है, उसको अगर 13,000 14,000 की व्यवस्था अगर यहाँ कर दिया जाए तो वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 14,000 उसको यहाँ सॉलिड बचेगा। लेकिन वो 15,000 18,000 रुपया कमा रहा है ना, उसको वहां नहीं बचेगा। वो बचा पाएगा 7,000 8,000 रुपया, क्योंकि उसका खाने का, रहने का,
और अपना पर्सनल खर्च भी करना है। इसलिए हमेशा से विधानसभा में ऐसे लोगों को चुनने का प्रयास करें, ऐसे लोगों को भेजने का काम करें जो इन सब समस्याओं पर वहां जाकर विधानसभा में बात कर सके, सदन में आपकी बातों को रख सके। और जब वहां आवाज आपकी गूंजेगी, जब आपकी बात वहां गूंजेगी, तो निश्चय ही वहां पर नीति बनेगी, पॉलिसी बनेगी और बदलाव आएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि, मैंने बहुत पहले कहा था कि लोग कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स। व्हाई? बैंड रीजन क्यों? आखिर क्यों आई हेट पॉलिटिक्स? क्या पढ़े लिखे लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं है? एकदम है। और ये साबित किया है हमारे डुमरी विधायक जी ने कि वे पॉलिटिक्स पढ़े लिखे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक बिस्किट भी खाते हैं और उस बिस्किट में कितना टैक्स लगेगा ये मोदी जी या उसका कैबिनेट तय करेगी। एक कोई सांसद और कोई विधायक तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। हमारे पास अभी ताजा उदाहरण है कि 4 प्रकार का टैक्स का स्लैब था जिसको घटाकर 2 स्लैब में रखा गया है। जीएसटी लगता था ना 5%, 12%, 18%, 28% स्लैब था ना, उसको घटाया गया ना। कौन तय किया? ये कोई सांसद था, कोई मंत्री था जिन्होंने इस चीज को तय किया कि नहीं स्लैब घटना चाहिए, नहीं जीएसटी लागू होना चाहिए, इस सामान पर इतना जीएसटी लगेगा, इस सामान पर इतना जीएसटी कम होगा। ये कौन तय किया? एक सांसद तय किया, एक मंत्री तय किया। मंत्री कौन बना? जो पहले सांसद चुन के गया। तो अगर उन नीति को कौन बनाया? एक पढ़ा लिखा सांसद बनाया। हम हमेशा क्वालिफिकेशन को जांचते हैं। जब कोई मंत्री बनता है तो उसके क्वालिफिकेशन को जांचते हैं, जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसके क्वालिफिकेशन को जांचते हैं। अभी हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, हम उनका डिग्री को जांचते हैं, कितना पढ़ी लिखी हुई। कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ है, फलना ढिमका यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, ये वो। क्यों जांचते हैं? जब आपको क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है, जब पढ़े लिखे लोगों के लिए जब राजनीति नहीं है, तो फिर उसका क्वालिफिकेशन हम क्यों जांचते हैं? और अगर आप जांचते हैं तो एक पढ़े लिखे युवा को आप वोट क्यों नहीं करते? ये सवाल आपसे है। जब कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तब उसका क्वालिफिकेशन आप जांचते हैं कि नहीं ये इतना पढ़ा हुआ है। तो पढ़े लिखे को तो आप वोट भी नहीं करते। दुर्भाग्य तो यहां है ना। जिनको आप चुनकर भेजते हैं, जिनको आप वोट देते हैं, यहां तो आपको साफ साफ पता चलता है, जब नॉमिनेशन का फॉर्म होता है उसमें साफ साफ पता चलता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। फिर भी आप उसको वोट करते हैं। और जब वो जीत जाता है तब आप उसका क्वालिफिकेशन जांच करते हैं कि नहीं फलना व्यक्ति पढ़ा ही नहीं है, आमुख विधायक पढ़ा ही नहीं है, आमुख सांसद पढ़ा ही नहीं है, फलना मुख्यमंत्री पढ़ा ही नहीं है, फलना मंत्री पढ़ा ही नहीं है, वित्त मंत्री अनपढ़ है। क्यों भाई? आप वोट देने के टाइम में ये क्यों नहीं जांचते? आप जब आपने पढ़े लिखे को वोट किया ही नहीं, पढ़े लिखे को वोट दिया ही नहीं, तो पढ़ा लिखा मंत्री जाएगा कैसे? और जब पढ़ा लिखा मंत्री या पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो आपके लिए सोचेगा कैसे? तो गलती तो पहले आप कर रहे हैं, गलती तो आम जनता कर रही है कि जीतने के बाद हम क्वालिफिकेशन को जांचते हैं। आप पहले क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं पहले क्वालिफिकेशन को देखते हैं कि नहीं ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको हम वोट नहीं करेंगे? पहले तो वो नहीं देखते हैं। पहले तो केवल क्या देखते हैं वोट देने के टाइम में? जात का है कि नहीं, संप्रदाय का है कि नहीं, धर्म का है कि नहीं, लिंग का है कि नहीं, इसके पास पैसा है कि नहीं, ये हमको दारू पिला सकता है कि नहीं, ये हमको मुर्गा खिला सकता है कि नहीं, ये 2500 टका दे सकता है कि नहीं, वोट के लिए हमको 500 टका दे सकता है कि नहीं। जब ये देख के आप वोट करते हैं, वोट करने के बाद जब वही आदमी जाके मंत्री बन जाता है, सांसद बन जाता है या फिर मुख्यमंत्री बन जाता है, तब उसका क्वालिफिकेशन आप जांचते हैं कि नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, इसको मंत्री नहीं बनना चाहिए, इसको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। भैया वोट दे के बना आप रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी बहुत पढ़े लिखे और काबिल व्यक्ति हैं। एमएससी से ग्रेजुएशन, सॉरी फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सॉरी एमएससी कर चुके हैं, प्लस बीएड है, एमएससी प्लस बीएड
अब इतना क्वालिफाइड व्यक्ति को अगर आप नहीं चुनते हैं घाटशिला विधानसभा से, तो ये आप लोग का दुर्भाग्य, आप लोग का दुर्भाग्य होगा। और अगर नहीं चुनते हैं और कोई अगर जीत के दूसरा अगर सदन में जाता है जो इससे कम पढ़ा लिखा, कम काबिल होगा, तो हम समझेंगे आपको कोई अधिकार नहीं है कि उस पर आप प्रश्न उठा सकें कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का काबिल नहीं है, ये मंत्री, ये विधायक मंत्री बनने का काबिल नहीं, कोई अधिकार नहीं। आप सही आदमी को चुन के भेजिए और पढ़े लिखे को चुन के भेजिए, तब आप प्रश्न कर सकते हैं कि ना, इस व्यक्ति को मंत्री बनना चाहिए था। बाकी की 56 जो मैंने वादे कहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार के, गठबंधन की सरकार की, उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। अभी 56 में 6 ही बात किए हैं, अभी 50 बाकी। उन 50 वादों को मैं गिनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या ये लागू हुए, ये काम हुए। अगर नहीं हुआ है तो आप जरूर बताइएगा। क्षेत्रीय त्रुटि भी जो हो चुका और क्षेत्र की अब कुछ 2 बातें हम अपने प्रत्याशी जी से सुनेंगे। प्रत्याशी जी। सभी को जोहार। देखिए, मोतीलाल दा ने बहुत बारीकी से जो राज्य सरकार का जो भी खामियां रहा है, चीजों को बहुत बारीकी से आप सभी को बताया। मैं कुछ चीज इस घाटशिला क्षेत्र का जो अधूरा रहा है या जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और किस लिए हम लोग जेल के मामलों को घाटशिला में क्यों आना चाहिए, उन सारी चीजों के लिए हम कुछ बोलेंगे। सबसे बड़ा चीज यहाँ का जो आज बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट। घाटशिला एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशा में खनिज संपदा से भरा पड़ा। आप घाटशिला, ये विधानसभा का ये हार्ट है, दिल है, सेंटर है, उसके उत्तर में चले जाएगा, वहाँ झाटी झरना है और पूरा वहां पर मैग्नाइट का पत्थर इतना है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दक्षिण में चले जाएंगे, कॉपर का माइंस है, जो एचसीएल के अंडर में 10 गो माइंस है, पूरे दक्षिण में मिलता है। पूर्व में चले जाएंगे, जो पन्ना, जो ग्रीन, हम लोग ग्रीन कलर का होता है पन्ना, आप लोग जानते हैं, व्हाइट स्टोन है, बालू है, और भी कई सारे वहां पर खनिज है जो गुड़ाबंदर क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिम में चले जाइए, यूरेनियम, जो सबसे महंगा चीज है, सिर्फ भारत में, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जादूगढ़ ऐसा जगह है जो यूरेनियम से फेमस है। तो इतने बड़े खनिज संपदा इस क्षेत्र में होने के बावजूद भी आज यहाँ के युवा क्यों बेरोजगार है, ये सबसे बड़ी सवाल बनता है। और इसका निराकरण कौन कर सकता है, ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। और ऐसे परिस्थिति में अगर एक अच्छे विधायक को आप नहीं चुनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं खुद का पैर में खुद से कुल्हाड़ी मारने के बराबर होने को जैसा है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, आज इस क्षेत्र में झाटी झरना क्षेत्र का बात करिए या फर्स्ट ब्लॉक क्षेत्र का बात करिए, जहां पर 108 का एम्बुलेंस को डायल करने पर भी यहाँ से नेटवर्क नहीं मिलता। कई मरीज जो एम्बुलेंस का प्रतीक्षा करते करते अपने जान गंवा दिए हैं। ऐसे परिस्थिति, ये स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ी विकट समस्या है, जो अनुमंडल अस्पताल में ना तो चिकित्सा का बहुत बेहतर सुविधा है और ना ही प्रॉपर तरीके से वहाँ डॉक्टर भी सफिशिएंट में नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है, जो चूंकि घाटशिला विधानसभा बहुत निम्न स्तर के लोग रहते हैं, जो जिनके पास ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने का पैसा है और ना तो रिम्स में रह कर इलाज करने के भी सक्षम है। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे एक सक्षम विधायक जो क्षेत्र का समस्या को विधानसभा में रख सकते हैं, जैसे मोतीलाल ने पूर्व में आप सभी को बताया कि विधायक ऐसे होना चाहिए जो उस 1 मिनट में अपने बातों को, अपने विधानसभा की बातों को उसी निर्धारित समय पर बातों को रख सके। मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बेहतर हूं, लेकिन आपको जज करने का अधिकार है। आप उन सारों में से जज करिए। आप 1 मिनट मन को स्थिर करके सोचिए कि आपकी नजर में कौन है और कौन इसको कर सकता है। और मेरा पार्टी के नमूना है और उदाहरण है ये टाइगर जयराम मातो जी, जिस तरह से डुमरी विधानसभा का अपनी बातों को मुकरता के साथ रख रहे हैं। तीसरा है सबसे बड़ा समस्या, कहते हैं ना कि शिक्षा एक मनुष्य का जिस तरह रीढ़ की हड्डी जो इंसान को खड़ा करता है, समाज को बेहतर तरीके से और इंसान को खड़ा करने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। आप देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्र में सरकारी स्कूल है, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, +2 है, यहाँ तक घाटशिला कॉलेज एक सेंटर में जो यहाँ पर एक महाविद्यालय भी है। आप निचले से चले जाइए, कहीं पर सफिशिएंट टीचर नहीं मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ,
सरकारी आंकड़ा कह रहा है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पर एक टीचर पर 30 विद्यार्थी होना चाहिए, यानी 30 विद्यार्थी पर एक टीचर होना चाहिए। आप किसी भी स्कूल देख लीजिए, यहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल, यहाँ पर बनकाड़ी स्कूल है, मरवाड़ी स्कूल है, जेसी हाई स्कूल है, शिवलाल है मुसावनी में, आप कहीं का देख लीजिए, आपका धलबुंगढ़ में है, नरसिंहगढ़ में, आप कहीं का आंकड़े देख लीजिए, कहीं भी एनईपी का फॉलो नहीं होता। इसका मतलब साफ तौर पर दिखता है कि सरकार अपनी नीति से भी फेल है। तो यही चीज, जिनके पास पैसा है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम और आप कभी उनसे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक 15 साल का बच्चा और उनका 15 साल का बच्चा में, दोनों का दिमाग में, ज्ञान में काफी अंतर होगा। इसलिए साथियों, अगर दबे कुचले, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज का आवाज को निकालना है तो आपको जेल कैंप के साथ चलना होगा, जो हमेशा गरीबों के साथ, हमेशा किसानों के साथ, उन ठेला वालों के साथ और उन समाज के अंतिम व्यक्ति, जिनके असहाय व्यक्ति, सभी का आवाज को लेकर लगातार विधानसभा में था। और हम लोग भी आप सभी के बाद इसी उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि आप हमें मौका देंगे, आशीर्वाद देंगे, और उसी आपका आशीर्वाद से हम लोग विधानसभा तक पहुंचेंगे। तब जाकर के हमारे क्षेत्र का समस्या को निदान भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो 75% का जो बात मोतीदा ने कहा, ये सबसे बड़ी बात है आज के डेट में। ये त्याग करना अपना सैलरी का, ये कम बड़ी बात नहीं है। और जो हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर चुका है, हमारे पार्टी से जो भी विधायक बनेंगे उनको दान देना पड़ेगा। आप लोगों को और भी चीज मैं बता दे रहा हूँ, घाटशिला में मेरा RDM ग्लोबल स्टडीज जहाँ से इंस्टीट्यूट है, जहाँ कंपटीशन का पढ़ाई होता है, हम लोग लगातार एजुकेशन फील्ड में है। RDM ग्लोबल लाइब्रेरी है, जहाँ पर 150 सीट का लाइब्रेरी है, जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और एक यूट्यूब में आप लोग देख सकते हैं RDM फिजिकल एकेडमी, जहाँ पर बच्चे डिफेंस के सारे एकेडमिक का तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल रनिंग से लेकर हाई जंप, लॉन्ग जंप और तमाम चीज जो फिजिकल को फिटनेस करता है। और RDM ग्लोबल स्टडीज एग्जाम के लिए तैयारी करवाता है। तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है बच्चों को परफेक्ट तैयार करने के लिए। तो इसलिए साथियों, अगर आप लोग अगर मौका देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, तो जरूर आपके आने वाले भविष्य के साथ, आपके जो वर्तमान में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ, और आपका परिवार का बेहतर भविष्य के लिए हम लोग जरूर आपका सोचेंगे, अगर आप सभी आशीर्वाद देंगे। लास्ट में कुछ कहेंगे? सभी जो देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, सबसे एक ही अपील रहेगा, खास करके घाटशिला वासियों से, कि और जो घाटशिला वासी नहीं हैं उनसे ये सपोर्ट रहेगा कि इनसे जो भी आपको सहयोग कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, इनको सहयोग करिए। और घाटशिला वासियों से अपील है कि आप लोग इनको केवल और केवल क्रमांक संख्या 5 चुनाव चिन्ह केची छाप पर बटन दबाकर ही मदद कीजिए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।